हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चे। आप सभी का हमारे फिजिक्स फॉर नीट एग्ज़ाम की इस सीरीज़ के दूसरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पहली क्लास का वीडियो है, उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के प्लीज़ आप पहला वीडियो तैयार करें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑरस्टेड के प्रयोग से हमने शुरुआत की और बायो सावर्ट नियम तक हम पहुंचे थे। हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑरस्टेड के अकॉर्डिंग उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है वो बायो सावर्ट ने कैलकुलेट करी थी। उसके बाद में उस चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा ज्ञात करना, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना भी हमारा उद्देश्य बन जाता है। तो आज की सेकंड क्लास के अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। पिछली क्लास में हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त नियम का अध्ययन किया था। राइट हैंड रूल के बारे में हमने पढ़ा था, राइट हैंड लॉ हमने पढ़ा था। दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है कि आप अपना जो राइट हैंड है, दाहिना हाथ है, उसको सामने करें। सामने करने के बाद में उसको लाइक के बटन के फॉर्मेट में लेकर के आएं। लाइक के बटन के फॉर्मेट में लेकर के आएंगे तो आपका जो अंगूठा है वो सामने रहेगा और जो आपकी फिंगर्स हैं वो उसके चारों तरफ इस तरह से लिपटी हुई रहेंगी। क्लियर है? तो अब राइट हैंड रूल हमसे कह रहा है कि यदि ये अंगूठा किसी चालक तार में बहने वाले करंट की डायरेक्शन में है तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ये सब चीजें हमने कल की क्लास में तैयार करी थी। आज हम इसका एक सेकंड लॉ और पढ़ते हैं। मैक्सवेल ने ये नियम दिया था, इसे पेच नियम के नाम से जाना जाता है। जनरली प्रश्न आता है पेच नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। पेच नियम क्या कहता है? देखिए, आपने अपने डेली लाइफ के अंदर देखा होगा कि कोई हमारे पास एक स्क्रू है, उस स्क्रू को जब हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो वो स्क्रू जो है वो नीचे की तरफ बैठता जाता है, अंदर की तरफ कसा जाता है। और यदि हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो स्क्रू है वो धीरे धीरे खुलने लग जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। तो एग्जैक्टली जो हमारा राइट हैंड लॉ था वो भी यही कहानी बताता है। यदि इस स्क्रू के जो नीचे की तरफ गति है, अगर वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो इस स्क्रू को जो घुमाने की दिशा है उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी स्क्रू जब बाहर की तरफ खुल रहा है, तो उसको खोलने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो यदि किसी चालक तार में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो चुंबकीय बल रेखाएं उस स्क्रू को घुमाने की दिशा में जाएंगी। मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किसी भी दूसरे नियम में जाने का प्रयास ना करें। केवल राइट हैंड लॉ जो है वो सफिशिएंट है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर कई तरह के न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो दक्षिण हस्त नियम है वो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी एक बार हम इस पेच नियम का अध्ययन करते हैं। क्या कहता है कि यदि दाहिने हाथ पेच की धारा की दिशा में गति करता है, पेच की धारा की दिशा में गति करता है, ये जो पेच है, ये जो स्क्रू है, अगर वो करंट की डायरेक्शन में गति कर रहा है यानी नीचे की तरफ कसा जा रहा है, तो अंगूठे के घुमाने की जो दिशा है, आप इसको कैसे घुमाएंगे? आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये स्क्रू जो है वो नीचे की तरफ कसा जाएगा। तो अंगूठे के घुमाने की दिशा जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। दक्षिण हस्त पेच नियम है, नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन है, तो आपको इस स्क्रू को घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। क्लियर? अगर हम इसका थोड़ा सा विपरीत पढ़ें तो अगर ये स्क्रू ऊपर की तरफ खुल रहा है तो करंट की डायरेक्शन यदि ऊपर की तरफ है तो इसे खोलने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो ये स्क्रू के गति की दिशा अगर करंट की डायरेक्शन में है तो इसको घुमाने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में
फ्लेमिंग का एक दाहिने हाथ का हथेली नियम भी दिया गया है, राइट हैंड पाम लॉ कहा जाता है इसे। सीधे धारावाही चालक तार के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। क्या कहता है कि यदि चालक तार जो है वो कागज के तल में रखा हुआ है, यानी ये जो मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने है, इसके ऊपर आप एक इस तरह से सीधा चालक तार रख दीजिए, और अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है तो इसके जितने भी राइट साइड के जो बिंदु हैं, इन सब में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इसके नीचे से घूम करके आकर के अंदर की तरफ जाएगा, और पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ यदि चुंबकीय क्षेत्र जाता है तो उसको हम क्रॉस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी करंट जो है वो इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जितने भी इसके राइट साइड के पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ रहेगी। क्लियर? और इसके जो लेफ्ट साइड के पॉइंट्स हैं, ये अंगुलियां जो हैं वो इसके नीचे से घूम करके बाहर की तरफ आ रही हैं। आप एक बार ट्राई करें, अपना राइट हैंड जो है उसका अंगूठा इस करंट की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ रखें, तो जो अंगुलियां हैं वो मुड़ करके लेफ्ट साइड के अंदर बाहर की तरफ निकलेंगी। इसको हम डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब प्रश्न ये कह रहा है कि साहब जरूरी नहीं है कि तार को आप ऐसे कागज के तल में रखें, तार को आप इस कागज के अंदर सीधा ऊपर से एक गड्ढा करके पिरो दें, खड़ा कर दें इस कागज के अंदर, तो तार जो है वो कागज के तल के लंबवत है। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर यदि हम बीच में एक होल निकाल लें और उसमें से आर पार अगर हम कोई एक वायर फंसा दें, तार लगा दें, तो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से बनती है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक कागज है हमारा, और इस कागज में से इस तरह से ये एक चालक तार आर पार निकल रहा है, और अब ये चालक तार की जो डायरेक्शन है, अगर वो इसके अंदर धारा की दिशा लंबवत बाहर की तरफ है तो अगेन हम राइट हैंड रूल को ही फॉलो करेंगे। इसके जितने भी राइट साइड के पॉइंट हैं, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ जाएगा, और इसके लेफ्ट साइड में जो पॉइंट्स हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आएगा। चित्र को समझें, यहां पे धारा जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र है वो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ होगा। क्लियर है? यानी इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट हैं उनमें करंट की डायरेक्शन लंबवत बाहर की तरफ होगी, और यदि करंट चालक तार के लंबवत अंदर की तरफ जा रहा, पृष्ठ के लंबवत अंदर जा रहा है, तो इसके राइट साइड के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत नीचे की तरफ रहेगी। अगेन मैं कहना चाहूंगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संबंध में यदि आप राइट हैंड रूल को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बायो सावर्ट के अनुप्रयोगों में पहुंचते हैं, जहां से न्यूमेरिकल हमें परीक्षा में मिलने की पूरी संभावना रहती है। बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोगों का जब अपन अध्ययन करते हैं तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी चालक तार की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r का स्क्वायर होता है। अब एक सीधा चालक तार हमें लेना है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब सीधा जो चालक तार है उसकी भी अनेक स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति है कि साहब चालक तार है वो निश्चित लंबाई का है। अगर आप इसका रिजल्ट जो है उसका पूरा डेरिवेशन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैप्टर नंबर 7 का जो वीडियो है 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर हमने हाथ से लिखे हुए नोट्स को तैयार किया है, वहां पे आपको ये पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। वहां से आप इस डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लेकिन नीट जैसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं, वहां पे सीधे रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा की जाती है। तो आप पहले डेरिवेशन को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आपने 12th क्लास पास करी है तो निश्चित रूप से आपने इन सब के डेरिवेशन तो अच्छे से तैयार किए ही हैं। तो निश्चित लंबाई का जो चालक तार है उससे लंबवत दूरी के ऊपर d दूरी पर जाकर के एक पॉइंट P है, यहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें चालक तार में बहने वाला करंट पहले से दे रखा है और ये लंबवत दूरी d ये भी हमें दे रखी है। इस P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चालक तार के दोनों किनारों को हम प्रेक्षण बिंदु P से मिला देंगे।
नीचे वाले किनारे को मिलाया और ऊपर वाले किनारे को मिलाया। नीचे वाला किनारा जब मिलेगा तो यहाँ पे एंगल बनाता है θ1 P पॉइंट पर, और ऊपर वाला किनारा है वो बनाता है θ2। अगर ये किनारा बहुत ज़्यादा दूरी पर है और हम यहाँ से दूरी के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो नीचे वाले किनारे को मिलाएंगे जो तो θ1 है वो कम हो जाएगा, और दूसरा किनारा बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो θ2 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये θ1 और θ2 की जो दूरियां हैं वो उस बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करती है। इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आता है P बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का, आपको याद भी होगा μ0I/4πd ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 क्या है? पहले किनारे से P पॉइंट पे बनने वाला एंगल। θ2 क्या है? दूसरे किनारे से P पॉइंट पे बनने वाला एंगल। ये दोनों वैल्यूज हमें देगा सवाल में, हम सॉल्व करेंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे। कई बार परीक्षा में पागल बनाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए हमें इस चालक तार के यहाँ के एंगल दे दिए जाते हैं, ये वाला एंगल दे दिया जाएगा और ये वाला एंगल दे दिया जाएगा, लेकिन फॉर्मूले में जो हम θ1 और θ2 लिखते हैं वो आपका इस प्रेक्षण बिंदु के ऊपर बनने वाले कोण होते हैं, यहाँ वाले। अब बाय द वे अगर मान लीजिए यहाँ का एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया जाए तो ये सामने वाला एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? सर समकोण त्रिभुज में ये एंगल तो 90 डिग्री का रहना ही है, तो और इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना है, तो 90 में से 60 ये चला गया तो यहाँ वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री का हो जाएगा। तो यदि यहाँ के किनारों के ऊपर बनने वाले एंगल आपको बाय द वे दे रखे हैं तो आप 90 माइनस थीटा करके θ1 और θ2 की वैल्यूज निकाल लें और उसके बाद इसे सॉल्व कर लें। आई होप परिमित निश्चित लंबाई के चालक तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आपको तैयार हो गया होगा। अब यदि चालक तार की लंबाई को हम अनंत कर दें, बहुत ज़्यादा लंबाई कर दें, ये चालक तार नीचे भी अनंत लंबाई का है और ऊपर भी अनंत लंबाई का है, I करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है और इससे D दूरी पर जाकर के हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो क्या होगा कि हमें तो इनके किनारों को मिलाना था सर P पॉइंट के ऊपर, और ये किनारा तो अनंत पे है, तो अनंत पे है तो ये कहाँ जाके मिलेगा? अनंत पे जाके मिलेगा। अनंत पे जाके मिलेगा यानी ये दोनों जो रेखाएं हैं वो समांतर हो जाएंगी। समांतर हो जाएंगी तो θ1 हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा। θ1 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। इसी तरह से ऊपर वाला किनारा भी अनंत पे जाके मिलेगा तो θ2 जो है वो 90 का हो जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में जहाँ पे हमें θ1 और θ2 लिखना होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे? 90 एंड 90 लगाएंगे। साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों का योग 2 हो गया जो इस 4 को कैंसिल आउट करके और यहाँ पे 2 बना देगा। तो अनंत लंबाई के चालक तार की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है वो आपके पास μ0I/2πd रह जाता है, अनंत लंबाई के तार की वजह से। क्लियर है? अब अगला पार्ट हमसे कह रहा है कि सर चालक तार है वो है तो अनंत लंबाई का, है तो अनंत लंबाई का, लेकिन अब इसका बीच में से प्रेक्षण बिंदु नहीं लेना है, हमें एग्जैक्टली सेंटर पे से नहीं लेना है। हमें क्या करना है कि इसके एक किनारे से कुछ दूरी ऊपर जाके ये चालक तार अब नीचे की तरफ फिक्स हो गया। नीचे की तरफ इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, केवल एक ही तरफ इसकी लंबाई बढ़ रही है। तो इस केस के अंदर हम नीचे वाले किनारे को मिला देंगे। सिंपल है यार, हमने तो किनारों को मिलाने के बाद में बनने वाला एंगल θ1 और θ2 लेना है। तो जो किनारा अनंत का नहीं है वहां पे थीटा एंगल बन जाएगा, और जो किनारा अनंत का है, अनंत लंबाई पे है, वहां पे एंगल हम 90 डिग्री लिख देंगे। फॉर्मूला तो हमारे पास सेम रहना है। फॉर्मूला तो हमारे पास μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2 रहना है। तो अगर ये किनारा निश्चित लंबाई का है तो यहाँ पे एक फिक्स एंगल बनेगा sin थीटा, और दूसरा किनारा अनंत लंबाई पे है तो यहाँ पे 90। sin 90 की वैल्यू हमारे पास होती है सर 1, तो इसको हम sin थीटा रहने देते हैं और यहाँ पे हम 1 लिख देंगे अगर विशेष परिस्थिति में ऐसा कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सीधा ये फॉर्मूला जो है वो भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि सर तार तो अनंत लंबाई का है, लेकिन इसका एक सिरा ही अनंत की तरफ बढ़ रहा है। नीचे वाले सिरे को हमने फिक्स कर दिया
और जो लंबवत दूरी लेनी है वो एक सिरे से ही लंबवत दूरी लेनी है, एक किनारे से ही लंबवत दूरी लेनी है। तो सर अब इस प्रेक्षण बिंदु के किनारों को हम कैसे मिलाएंगे? तो इस नीचे वाले किनारे को हमें यहाँ पे मिला करके लेके जाना है। तो ये तो मिलाते मिलाते हम इस एम पॉइंट पर किनारे पर ही आ जाएंगे। किनारे पर आ जाएंगे तो नीचे वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा और ऊपर वाला एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगेन हम फॉर्मूलों के अंदर वापस वैल्यू वही रखनी है, θ1 की वैल्यू 0 डिग्री और θ2 की जगह हम 90 डिग्री रख देंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी का कॉन्सेप्ट है 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, साइन 0 का मान 0 प्लस 90 का मान 1, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी रह जाएगा। कौन से कॉन्सेप्ट में? अनंत लंबाई का चालक तार सिर्फ एक तरफ बढ़ रहा है, वो चाहे ऊपर की तरफ बढ़े चाहे वो नीचे की तरफ बढ़े। अगर नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो ऊपर वाले किनारे से ले लेंगे, तो ये वाला जो एंगल था वो 0 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो अनंत लंबाई के चालक तार के एक किनारे से लंबवत दूरी पर यदि हमें वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि किनारे से हमें चुंबकीय क्षेत्र तो निकालना है, लेकिन तार अनंत लंबाई का हो, परिमित लंबाई का फिक्स लंबाई का तार है, उसके किनारे से निकालो। तो सर किधर भी किनारा बना लो यार, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। रिजल्ट जब हमें याद है साइन θ1 प्लस साइन θ2 ब्रैकेट के बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आएगा, तो θ1 और θ2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और रख देंगे। तो इस केस में हमारे पास अगर एक किनारे से हम ले रहे हैं तो θ1 नीचे वाला तो 0 हो जाएगा और ऊपर वाला किनारा निश्चित है तो ये 90 डिग्री नहीं जाएगा। कितना एंगल बनाएगा यहाँ पर? थीटा एंगल बनाएगा। तो इस केस में हमारे पास θ1 की जगह हम 0 डिग्री लगा देंगे, θ2 की जगह हम थीटा एंगल लगा देंगे। साइन 0 का मान हमारे पास 0 होता है तो सिर्फ साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में रह जाएगा। तो परिमित लंबाई के चालक तार के एक किनारे से कुछ दूरी पर यदि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। इन प्रश्नों को, ये जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इन्हें आप प्लीज अपने नोट्स की कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सिलेबस में दिया गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ओके, अब जब हमने इतना लेवल तैयार किया है तो कुछ और विशेष स्थितियां भी हमें तैयार कर लेनी चाहिए। यह स्थिति क्या कह रही है कि जब P पॉइंट जो है, जो प्रेक्षण बिंदु जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, वो उस चालक तार की सीमा के बाहर है। चालक तार की सीमा के बाहर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास चालक तार सिर्फ L से लेके N लंबाई का ही है और जो D दूरी हम पहले लेते थे वो इसकी सीमा के अंदर ही लेते थे। बीच में ले लिया, नीचे वाले किनारे से ले लिया या फिर ऊपर वाले किनारे से ले लिया। अब हम ये D दूरी इसकी सीमा से कुछ ऊपर जाके, कुछ बाहर जाके फिर D दूरी लेंगे और अब हम इस P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो इस केस में हमें थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। ये बड़ा विशेष प्रश्न है, जेईई लेवल का प्रश्न है। नीट के लेवल में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती। चलिए, तो इसमें हमें क्या करना है? अगेन हमें इसके पहले किनारे को मिलाना है P पॉइंट पर, लंबवत दूरी के साथ इसके साथ बनने वाला एंगल हम लिख लेंगे θ1। दूसरे किनारे को मिला देंगे, दूसरा किनारा लंबवत दूरी के साथ जो एंगल बनाएगा उसको लिख देंगे हम θ2। पिछली बार हमारे पास जो एंगल बन रहे थे वो एक एंगल नीचे की तरफ था और दूसरा एंगल ऊपर की तरफ था, बट अब की बार दोनों ही एंगल नीचे की तरफ है। सो दैट जो बड़ा एंगल है θ1 वाला, उसमें से साइन θ2 माइनस करना है, बाकी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा। अगर आप सीमा के बाहर वाले बिंदु की चर्चा कर रहे हैं तब की स्थिति में। क्लियर? θ1 बड़ा एंगल है, θ2 जो किनारे के नजदीक वाला बिंदु है वो वाला एंगल θ2 लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहां पे आप लोग कहेंगे कि सर ये cos α1 माइनस α2 क्यों लिखा? ये जो α1 और α2 है, अगर आप इस चालक तार के किनारे के साथ बनने वाले एंगल को α1 और दूसरे किनारे के साथ ऊपर की तरफ
प्रेक्षण बिंदु की तरफ अल्फा 2 यदि लेते हैं तो सर हम जानते हैं कि ये अगर मेरे पास थीटा 1 है तो ये वाला जो एंगल रहेगा वो अल्फा 2 हो जाएगा, ये अल्फा 1 हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर यदि मैंने पूरा एंगल यहाँ पे थीटा 1 लिखा है, ये एंगल मैंने अल्फा 1 लिखा है, तो सर अल्फा 1 प्लस थीटा 1 का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो 90 डिग्री होगा। और थीटा 1 की जगह वैल्यू लेने के लिए अल्फा 1 हम माइनस में ले जाएंगे, तो थीटा 1 बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा 1, और साइन 90 माइनस अल्फा 1 जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। कक्षा 10 की गणित में आपने पूरक प्रमेय पढ़ी होगी। तो यदि किनारों वाले एंगल लेने हैं तो कोस का फंक्शन लेना है, और प्रेक्षण बिंदु के साथ वाले एंगल लेने हैं तो साइन का फंक्शन लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपको बायो-सावर्ट नियम के अंदर पहला अनुप्रयोग सीधे चालक तार जिसकी लंबाई परिमित, अनंत लंबाई और किनारे से चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है। आई होप आप लोगों को यह पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। विशेष स्थितियां, दो लंबे सीधे समांतर धारावाही चालक तार हैं, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। बायो-सावर्ट का नियम लगाना है। दो लंबे सीधे समांतर धारावाही चालक तार हैं, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। स्थिति को पढ़ते हैं, डायग्राम के ऊपर चर्चा करते हैं। दो चालक तार अनंत लंबाई के दोनों पहले में करंट I1 नीचे की तरफ, दूसरे में करंट I1 नीचे की तरफ, यानी करंट की डायरेक्शन सेम। इसके लेफ्ट साइड में यहां भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, राइट साइड में यहां भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इन दोनों के बीच में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दोनों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग निकाल लेंगे। अनंत लंबाई के हैं तो फॉर्मूला हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई एंड लंबवत दूरी d, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब दो चालक तार हैं तो दो तरह के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, और दो तरह के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे तो अगर चुंबकीय क्षेत्रों की डायरेक्शन दोनों की सेम है तो प्लस कर देंगे। अगर एक लंबवत अंदर है और दूसरा लंबवत बाहर है तो ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू माइनस कर देंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है जब प्रेक्षण बिंदु है वो चालक तारों के बीच में है, केवल हम बीच वाले पॉइंट की स्थिति की बात करते हैं। तो टोटल दूरी कितनी है दोनों चालक तारों के बीच में, d है। पहले तार से दूरी को x मान लें तो दूसरे तार से दूरी कितनी रह जाएगी, d माइनस x रह जाएगी। धारा किधर बह रही है दोनों चालक तारों में, विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा की वजह से ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण होगा। तो इस P पॉइंट के ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। राइट हैंड रूल फॉलो करें, अंगूठे को नीचे की तरफ लेकर के जाएंगे तो अंगुलियां जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से बाहर की तरफ निकलेंगी। तो पहले तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। दूसरे तार के ऊपर आप अंगूठा रखें नीचे की तरफ तो अंगुलियां जो हैं वो इस तरह से अंदर की तरफ जाएंगी, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ हो जाएगी। तो पहले तार के राइट साइड में, दूसरे तार के लेफ्ट साइड में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दोनों ही विपरीत हैं। दोनों का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और माइनस कर देंगे। तो हमें करना क्या है, पहले तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र प्लस दूसरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दोनों की क्या हैं, विपरीत हैं, तो प्लस माइनस कर देंगे। दोनों में एक वैल्यू प्लस की हो जाएगी, दूसरी माइनस की हो जाएगी। फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। ये दूरी कितनी ले रखी है हमने, लंबवत दूरी x ले रखी है, तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा 2 पाई x। दूसरे तार से दूरी कितनी है, d माइनस एक्स, तो म्यू नॉट I2, करंट कितना है I2 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस d माइनस एक्स। दोनों के डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है तो माइनस कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच वाले बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, यदि दोनों चालक तारों में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो दोनों में ज्यादा वैल्यू में से छोटी वाली जो वैल्यू है, कम वैल्यू है, उसको माइनस करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह कहता है कि सर बाय द वे इस पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए हम 0 कह दें, इस पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना कह दें, 0 कह दें, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो योग है वो 0 आ जाएगा।
दोनों का योग 0 होगा तो म्यू नॉट कॉमन आएगा, 0 के डिवाइड में जाएगा 0 बना देगा। ये 2 पाई कॉमन आएगा, इस तरफ गुणा में जाएगा, इसको 0 बना देगा। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आ गए? आपके पास रिजल्ट आ गया सर I1 अपॉन x माइनस I2 अपॉन d माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। माइनस के फॉर्मेट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बराबर में जाके ये प्लस का हो जाएगा। I2 को इसके नीचे ले आऊं और x को यहां ले जाता हूं तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। यदि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 है P पॉइंट के ऊपर तो हमारे पास क्या आया, I1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू I2 अपॉन d माइनस एक्स। तो I1 के बटा में आप I2 लेके आ जाएं और x को आप ऊपर लेके आ जाएं तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को रटने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको ये पता है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में है, एक दूसरे में से माइनस करने हैं, कॉमन वैल्यू बराबर जाकर के 0 बना देगी और बचे हुई जो टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। आगे सवाल कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि करंट की डायरेक्शन सेम हो, करंट की दिशाएं विपरीत हो। एक में करंट नीचे जा रहा है और दूसरे में करंट ऊपर जा रहा है। इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट है और इसके राइट साइड में पॉइंट है, पॉइंट तो बीच वाला ही है। तो दाहिने हाथ का नियम उपयोग करेंगे तो करंट नीचे जा रहा है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाहर की तरफ आ जाएंगी तो ये वाला डॉट डायरेक्शन हो जाएगा। और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये अंगुलियां इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ेंगी। ये अंगुलियां जो हैं वो आपके पास बाहर से घूम करके इधर से घूम करके आ जाएंगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी बाहर की तरफ हो जाएगा। इसमें करंट नीचे है तो ये इसके राइट साइड में, इसमें करंट ऊपर है तो ये इसके लेफ्ट साइड में। तो दोनों ही चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं समान रहेंगी सो दैट अब की बार हम इनके बीच में प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। अब की बार इनके बीच में प्लस का साइन हम काम में ले लेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि प्रेक्षण बिंदु जो है वो दोनों चालक तारों के बीच में नहीं है, बाहर है और धारा की दिशा समान है। आ जाओ, आगे आ जाओ। ये पहला चालक तार, ये दूसरा तार, दोनों के बीच की दूरी d, I2 के राइट साइड में x दूरी पर जाकर के पॉइंट है। करंट नीचे की तरफ जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर आएगा। करंट नीचे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर आएगा। P पॉइंट पर दोनों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन समान। पहले तार से लंबवत दूरी कितनी बनेगी? टोटल दूरी d प्लस x हो जाएगा सर, और दूसरे से सिर्फ x रह जाएगा। बायो सावर्ट का अनंत लंबाई वाला अनुप्रयोग काम में लेंगे, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र का योग करेंगे, दोनों चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन सेम होने की वजह से प्लस करेंगे। म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस कितनी? d दूरी तो ये है, x दूरी ये है, तो ये हो गया आपके पास d प्लस एक्स। दूसरे तार से डिस्टेंस कितनी है? x डिस्टेंस है, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x। यदि आपको ये जो स्टेटमेंट हैं, ये जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और उन सभी छात्रों के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारी जो मेहनत है वो सभी बच्चों तक अधिक से अधिक संख्या में पहुंच सके। तो दोनों चालक तारों के बाहर वाले पॉइंट पर यदि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है तो साहब दोनों के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं समान रहेंगी। अगर करंट की डायरेक्शन विपरीत है तो क्या होगा? चलिए पढ़ते हैं। एक में करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो दाहिने हाथ का नियम फॉलो करेंगे, अंगूठे को नीचे की तरफ रखेंगे तो मुड़ी हुई अंगुलियां इस तरह से घूम करके आएंगी। तो पहले तार की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा। दूसरे तार की बात करते हैं। अब की बार करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो अंगुलियां हमारी इस तरह से घूम के आएंगी तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। पहले तार से दूरी d प्लस एक्स,
दूसरे तार से दूरी सिर्फ x हो जाएगी, तो हम एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस कर देंगे। ये सेम वही है जो आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र के टॉपिक में पढ़ा होगा। विपरीत दिशा में धारा है तो बाहर वाले पॉइंट्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत रहेंगी, तो हमें यहां पे माइनस का चिन्ह लेना होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र विपरीत है, एक बाहर और एक अंदर, तो दोनों की वैल्यू बराबर होने पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 भी हो सकता है, 0 वैल्यू भी हो सकती है। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू 0 है तो यहां पे हम 0 लगा देंगे, म्यू नॉट कॉमन आकर के बट्टा में चला जाएगा, 2 पाई कॉमन आकर के गुणा में चला जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा I1 अपॉन डी प्लस एक्स माइनस I2 अपॉन एक्स। और ये माइनस का कॉन्सेप्ट जब दूसरी तरफ जाएगा तो बराबर में चला जाएगा। I2 को आप ऊपर रख लें, I1 को नीचे ले आएं और इस x को आप ऊपर ले जाएं। वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो फंडामेंटल्स हैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए होंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए पहला एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए धारा वितरण के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। बायो-सावर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के कारण चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यह अनंत लंबाई का एक चालक तार है, एक किनारे पर आकर के मुड़ जाता है ऊपर की तरफ, और इसका ये जो दूसरा किनारा वो अनंत लंबाई का है। दोनों के किनारों को जब हम P बिंदु पर प्रेक्षण बिंदु को मिलाएंगे तो ये लंबवत दूरी हमारे पास r है, यहाँ से जो दूरी है वो r है। एग्जैक्टली ये लंबवत दूरी नहीं है, तो हमें लंबवत दूरी ये निकालनी होगी और यहाँ से लंबवत दूरी जो है वो ये हमें कैलकुलेट करनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके साथ 45 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये समांतर रेखाओं को काटने वाली तिरछी रेखा एकांतर कोण बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एक परिमित लंबाई का चालक तार है, इसका एक किनारा अनंत दूरी पर जा रहा है, तो नीचे वाले किनारे के पास एंगल बनेगा 45 डिग्री और दूसरे वाले किनारे पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। इसी तरीके से इस वाले वायर में ये एंगल 45 का है, तो यहाँ वाला एंगल भी 45 का हो जाएगा, और ये अनंत लंबाई का है तो इस वाला किनारा जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस तार से ये लंबवत दूरी हम d निकाल लें, इस तार से ये लंबवत दूरी d निकाल लें, यहाँ पे हमारे पास एंगल 45 डिग्री का आएगा और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का। इसी प्रकार से इस दूसरे वायर के लिए ये एंगल एक किनारा 45 डिग्री का और ये किनारा अनंत लंबाई का है, तो यहाँ पे जो θ2 हो जाएगा वो 90 डिग्री का। तो θ1 और θ2 की वैल्यू हमारे पास दोनों ही कॉन्सेप्ट में आ चुकी हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये लंबवत दूरी निकालना। अब लंबवत दूरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए लंबवत दूरी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम एक लंब खींचेंगे। ये डिस्टेंस आपके पास r है, यहाँ पे आपके पास एंगल 45 डिग्री का है, तो ये जो भुजा हो जाएगी वो r cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, r cos 45 डिग्री। और 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो r/√2 जो है वो d की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं। ये करंट ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, दाहिने हाथ के अंगूठे को आप ऐसे रखेंगे तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ जाएंगी, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। अगर हम अंगूठे को ऊपर की तरफ रखेंगे सीधा इस तार की दिशा में, तो यहाँ भी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ जाएंगी। दोनों चालक तारों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, तो दोनों की टोटल वैल्यू को हम प्लस कर देंगे। रिजल्ट को समझते हैं। पहला वायर है, दूसरा वायर है, ये एंगल 45 दे रखा है, सीधी रेखा है, ये एंगल भी 45 का होगा, अनंत लंबाई वाला एंगल 90 का होगा, साथ वाला एंगल 45 का और दूसरा किनारे का एंगल 90 डिग्री का। हमें चाहिए ये लंबवत दूरी। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए दोनों चुंबकीय क्षेत्रों को हम प्लस कर देंगे, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या है, सेम है। पहले तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला μ0I/4πd θ1 + sin θ2। θ1 हमारे पास दे रखा है 45 डिग्री, θ2 दे रखा है 90 डिग्री, और d की जो लंबवत दूरी है वो हमने कैलकुलेट कर ली
√2 वैल्यूज रख दीजिए। तो B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 45 और 90। 45 होता है 1/√2, 90 होता है 1। हमारे पास ये √2 है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 4/√2। 4/√2, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2। बट्टा में क्या चल रहा है √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2/√2 हमारे पास वैल्यू रह जाएगी। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इवन नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन फिर भी आपकी जो मैथमेटिक्स है वो इतनी तो पावरफुल होनी चाहिए कि आप 4/√2 को 2/√2 लिखने में सक्षम हो, समझ सकें। ब्रैकेट की वैल्यू है, ये हमारे पास B1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से B1 की जो डायरेक्शन है वो पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ है, तो हम क्रॉस लगा देंगे। तार 2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार 2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली यदि सेम रहेगा तो हम इसकी वैल्यू को भी लगा देंगे। दोनों में B1 प्लस B2 कर देंगे। दोनों वैल्यू सेम है तो एक को लिख करके 2 से गुणा कर देंगे, यानी B1 को लिख करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप सोल्व करें, रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और एक बार रफ नोटबुक में खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आप सक्षम हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, ए भुजा का एक वर्गाकार लूप है, वो एक धारावाही चालक तार से बना हुआ है, इसके शीर्ष P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। जनरली उस वर्ग के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाता है, लेकिन हमसे पूछा गया है इसके P पॉइंट के ऊपर। इसको हम P कह देंगे, इस सिरे को Q कह देंगे, इसको R कह देंगे और इसको S कह देंगे। तो 4 वायर हैं, चारों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और जोड़ेंगे। तो ये जो PS वायर है ये इस P पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि चालक तार के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र 0। दूसरा जो PQ हिस्सा है वो भी P से होकर के गुजर रहा है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी 0। तीसरा जो वायर है ये परिमित लंबाई का है, इसको जब अपन इस P पॉइंट प्रेक्षण बिंदु से मिलाएंगे तो एक किनारे के साथ तो एंगल बनेगा हमारे पास कितना 0 डिग्री। इस P पॉइंट के ऊपर यहां पे इस पहले किनारे से जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री, और दूसरे किनारे से जो एंगल बनेगा हम जानते हैं कि इसके जो विकर्ण है वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहां पर। तो θ1 0 डिग्री और θ2 45 डिग्री इस QR के लिए। और इसी तरीके से ये वाली जो भुजा है वो भी इससे लंबवत दूरी के ऊपर है, लंबवत दूरी पर इसके एक किनारे से, तो ये भी दोनों में सेम सीक्वेंस रहेगा। समझते हैं, पहले डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद में मैथमेटिकल कहानी पे चलेंगे। ये हमारे पास एक वर्ग दे रखा है, इस P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। पहला वायर ऐसे करंट जा रहा है इसमें से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहले वायर से चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 आएगा क्योंकि ये P पॉइंट से होके जा रहा है। चौथे वायर की वजह से चुंबकीय क्षेत्र 0 आएगा क्योंकि ये भी इस वायर से होके जा रहा है। दूसरा वायर फिक्स लंबाई का, एक किनारे से दूरी चाहिए θ1 प्लस θ2। θ1 कितना बनेगा इस किनारे के साथ, ये वाला एंगल बनेगा हमारे पास 45 डिग्री का और इसका दूसरा किनारा बनेगा 0 डिग्री का। तो B2 और B3 इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से सेम सिचुएशन है। θ1 0 डिग्री और θ2 हम लिख देंगे 45 डिग्री। चाहे आप θ1 को 45 लिख दें, चाहे आप θ2 को 45 लिख दें। 45 और इसको 0 लिख दिया हमने, एक को 45 लिखना और एक को 0 लिखना है। 45 0, 45 का मान 1/√2, साइन 0 का मान 0। 1/√2 में हम जब 0 प्लस करेंगे तो 1/√2 की वैल्यू रह जाएगी। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी कितनी है, ये लंबवत दूरी कितनी है, इसकी लंबवत दूरी इसकी भुजा के बराबर है, और भुजा कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास B1 और B4 की वैल्यू आ जाती है 0,
B2 और B3 की वैल्यू आ जाती है ये सेम, दोनों को प्लस करेंगे तो जीरो वाला फैक्टर तो हटा देंगे और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का योग करना है। तो ये 2 इस 4 को कैंसिल आउट करेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 अंडर रूट 2 पाई ए आंसर आ जाएगा। बड़े बेहतरीन प्रश्न है, जेई लेवल के प्रश्न है। यदि आप लोग इन प्रश्नों को समझने में सक्षम हैं और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है, इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।